हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर मेवाड़ का इतिहास कर रहे हैं। मेवाड़ के इतिहास की 2 क्लासें हो चुकी है। फर्स्ट क्लास में हमने रावत शाखा को पढ़ा था। सेकंड क्लास में हमने सिसोदिया शाखा शुरू की थी और राणा हमीर से लेकर कुंभा तक के इतिहास को हम पढ़ चुके थे। आज जो थर्ड क्लास जो हम ले रहे हैं इसके अंदर हम रायमल, राणा सांगा, राणा रतन सिंह, विक्रमादित्य, बनवीर और उदय सिंह को कवर करेंगे। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि 1468 में कुंभा की हत्या उसी के पुत्र उदा द्वारा कर दी जाती है। कुंभा नहाने के लिए जाता है कुंभलगढ़ तालाब में, कुंभलगढ़ किले के अंदर मामालाव तालाब में, और वहीं पर उदा छुरे के द्वारा कुंभा की हत्या कर देता है। ठीक है। कुछ समय बाद उदा पर भी बिजली गिर जाती है और बिजली गिरने से उदा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो उदा की मृत्यु होने के बाद में कुंभा का दूसरा पुत्र रायमल शासक बनता है। ठीक है। तो नेक्स्ट इस वंश में जो शासक आ रहा है वो आ रहा है राणा रायमल। रायमल का जो शासन काल है वो क्लियर नहीं है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, इसीलिए यहां पर मैं शासन काल को मेंशन नहीं कर रहा हूं। ठीक है। तो रायमल के बारे में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि रायमल की रानी थी जिसका नाम था श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी, ठीक है, जोधा की पुत्री थी। आवल बावल की संधि में हमने इसको पढ़ा था। ठीक है। तो श्रृंगार देवी जो है ये घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चित्तौड़ में घोसुंडी की बावड़ी किसने बनाई? तो श्रृंगार देवी के द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा जो रायमल है ये चित्तौड़गढ़ के अंदर एक मंदिर का निर्माण करता है। वो मंदिर भी आपको ध्यान रखना है, अद्भुत जी का मंदिर। अद्भुत जी का मंदिर। ठीक है। तो अद्भुत जी के मंदिर का जो निर्माण है वो रायमल के द्वारा किया गया है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। रायमल सिंचाई के लिए तालाब बनवाता है और इन तालाबों का नाम आपको राय सागर तालाब या राम सागर तालाब देखने को मिलता है। ठीक है। तो सिंचाई हेतु तालाब बनवाने का काम कौन कर रहा है? रायमल कर रहा है। ठीक है। अब अगर रायमल के पुत्रों की बात की जाए तो रायमल के आपको 3 संतानों का ध्यान में रखना है। ठीक है। रायमल का जो सबसे बड़ा पुत्र है उसे कहा जाता है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज, ठीक है। और इसको उड़ना राजकुमार भी कहा जाता था, उड़ना राजकुमार। ठीक है। रायमल का दूसरा पुत्र था सांगा और एक पुत्री का भी आपको ध्यान रखना है, आनंद कंवरी का। आनंद कंवरी। ठीक है। देखो, एक बार पृथ्वीराज और सांगा ये अपने गुरु के साथ में भीमल गांव जाते हैं। भीमल गांव, ठीक है। भीमल गांव में एक चारणी रहती है, चारण जाति की महिला होती है चारणी। चारणी रहती है जो भविष्यवाणी किया करती थी। ठीक है। तो ये लोग अपना भविष्य दिखाने के लिए सांगा और पृथ्वीराज इस चारणी के पास जाते हैं और चारणी भविष्यवाणी करती है कि पृथ्वीराज कभी भी शासक नहीं बनेगा, अगला जो शासक बनेगा मेवाड़ का वो सांगा होगा। तो इतना सुनते ही पृथ्वीराज को गुस्सा आ जाता है। पृथ्वीराज तलवार का वार करता है लेकिन सांगा का गुरु सांगा को पीछे खींच लेता है और सांगा की एक आंख कट जाती है। ठीक है। तो सांगा एक आंख कटवाकर यहां से भाग जाता है और सांगा भागकर किशनगढ़ चला जाता है और किशनगढ़ में एक डाकू होता है जिसका नाम है करमचंद पंवार। करमचंद पंवार। तो करमचंद पंवार के संरक्षण में चला जाता है सांगा। ठीक है। अब ये जो पृथ्वीराज है इसे उड़ना राजकुमार क्यों कहा जाता था? तो ये इतनी तेजी से आक्रमण किया करता था
इसीलिए इसको उड़ना राजकुमार कहा जाता था। कई बार मान लो एक जगह यहाँ है, दूसरी जगह यहाँ है, और इनके बीच में 200 मील का अंतर है, तो एक ही दिन में यानी कि 24 घंटे के अंदर ये दोनों जगहों पर जाकर हमला कर देता था। तो इतनी तेजी से हमला करने के कारण इसे उड़ना राजकुमार कहा गया है। पृथ्वीराज के बारे में और क्या बात आपको ध्यान रखनी है, तो और आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज की जो विवाह है वो सुरप्राण देवड़ा की पुत्री तारा से हुआ, ठीक है। और इसी तारा के नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ दुर्ग पड़ा, ठीक है। और तारागढ़ दुर्ग कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण झेलने वाला दुर्ग तारागढ़ दुर्ग है। तो वो तारा नाम किससे पड़ा? पृथ्वीराज जो उड़ना राजकुमार है इसकी पत्नी के नाम से, तारा के नाम से उस दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा, ठीक है। देखो ये जो आनंद कंवरी है, आनंद कंवरी का विवाह जगमाल के साथ हुआ, जगमाल के साथ हुआ, ठीक है। और जगमाल आनंद कंवरी को बहुत ज्यादा दुख दिया करता था। आनंद कंवरी अपने भाई पृथ्वीराज को पत्र लिखती है और पृथ्वीराज को पत्र लिखकर आनंद कंवरी जगमाल की शिकायत करती है। पृथ्वीराज गुस्से में जगमाल को मारने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन आनंद कंवरी को अपने पति पर दया आ जाती है और वो अपने पति की जीवन की भीख मांग लेती है पृथ्वीराज से। तो पृथ्वीराज जगमाल को छोड़ देता है, मारता नहीं है। अगले दिन अपनी बहन के घर से जब पृथ्वीराज रवाना होने लगता है तो जगमाल उसे पान में मिलाकर विष दे देता है, ठीक है। पृथ्वीराज को उसी का बहनोई जगमाल विष दे देता है और इसी विष से जो पृथ्वीराज है इसकी कुंभलगढ़ में मृत्यु हो जाती है। जब ये वापस से मेवाड़ लौट रहा होता है तो रास्ते में कुंभलगढ़ में इसी विष से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज है इसकी छतरी आपको कहां देखने को मिलेगी? कुंभलगढ़ में देखने को मिलेगी। और इसकी छतरी 12 खंभों की छतरी है, ठीक है। और पृथ्वीराज की मृत्यु कैसे हुई? तो अपने बहनोई जगमाल के द्वारा विष दिए जाने से पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये सब कहानी जो है, ये कहानी आपको ध्यान रखनी है राजा रायमल की। इसके अलावा रायमल में से कोई क्वेश्चन बनने का चांस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो इस वंश में इंपॉर्टेंट शासक आ रहा है वो आ रहा है राणा सांगा। नेक्स्ट इस वंश में आ रहा है सांगा। सांगा का जन्म, तो सांगा का जन्म हुआ है 12 अप्रैल 1482 में। अगर राणा सांगा के शासनकाल की बात की जाए तो 1509 से लेकर 1528 तक इसका शासनकाल रहा है, ठीक है। जन्म 1482 में कुंभलगढ़ में, ठीक है। राज्याभिषेक, इसका जो राज्याभिषेक है वो हुआ है 15 मई 1509 को, ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ है, ठीक है। सांगा का संरक्षक यानी कि सांगा को किसने आश्रय दिया? जब पृथ्वीराज ने इसकी आंख फोड़ दी तो सांगा यहां से भाग गया और अज्ञातवास पे चला गया। तो सांगा को शरण दी थी करमचंद पंवार ने, करमचंद पंवार ने। और करमचंद पंवार कौन है? तो किशनगढ़ का डाकू था, ठीक है। तो इसी ने इसको शरण दी। करमचंद पंवार जो है वो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से युद्ध करते हुए मारा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि राणा सांगा ने करमचंद पंवार को रावल की उपाधि दी थी, रावल की उपाधि दी थी, ठीक है। और अगर सांगा की बात की जाए तो सांगा को कर्नल जेम्स टोड ने सैनिक भग्नावेश कहा है, सैनिक भग्नावेश। सैनिक भग्नावेश का मतलब हो गया कि पूरा सैनिक नहीं था, आधा सैनिक था। देखो राणा सांगा जो था इसके शरीर पर 80 घावों के निशान थे। इसकी एक आंख नहीं थी, हाथ नहीं था, पैर नहीं था, यानी कि ये पूरा सैनिक नहीं था, आधा सैनिक था। तो इसको आधा सैनिक कहने वाला या सैनिक भग्नावेश कहने वाला व्यक्ति कौन है?
कर्नल जेम्स रोड है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको आधा सैनिक कहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं राणा सांगा के पुत्रों की। तो राणा सांगा की 4 संतानें आपको ध्यान रखनी है। तो राणा सांगा की देखो जो सबसे बड़ी संतान थी वो था भोजराज। ठीक है, भोजराज 1517 में खातौली के युद्ध में मारा जाएगा। अभी हम इसको पढ़ेंगे, खातौली का युद्ध। खातौली के युद्ध में मारा गया। राणा सांगा और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के बीच में खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में। इसी में ये भोजराज मारा गया। भोजराज जो था ये भक्त कवित्री मीराबाई का पति था। ठीक है, तो भोजराज मारा गया तो इससे मीराबाई विधवा हो गई। ठीक है, तो मीराबाई के पति का नाम भोजराज। कौन से युद्ध में मारा गया? खातौली के युद्ध में मारा गया। ठीक है, अगर इसके दूसरे पुत्र की बात की जाए तो इसका दूसरा पुत्र है राणा रतन सिंह। इसको रतन सिंह सेकंड भी कहा जाता है। और जब 1528 में राणा सांगा की मृत्यु होती है तो 1528 से लेकर 1531 तक 1528 से लेकर 1531 तक मेवाड़ की गद्दी को संभालने वाला व्यक्ति राणा रतन सिंह जी है। तो इसका शासनकाल है 1528 से 1531 तक। ठीक है, थर्ड नंबर अगर इसके पुत्र की बात की जाए तो इसका थर्ड नंबर पुत्र है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ये अल्पायु में शासक बना, छोटी आयु में शासक बन गया था। ठीक है, और इसका जो शासनकाल है वो है 1531 से लेकर 1536 तक। ठीक है, विक्रमादित्य का 1531 से 1536 तक और उदय सिंह का 1536 से लेकर 1572 तक। बीच में बनवीर भी शासक बना है, लेकिन उसको मेवाड़, देखो मेवाड़ पर अधिकार रहा लेकिन मेवाड़ का शासक इसको नहीं माना गया। ठीक है, तो इसकी कहानी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, विक्रमादित्य के बाद में अगला जो आपको इसके पुत्र का ध्यान रखना है वो है उदय सिंह। और उदय सिंह का शासनकाल रहा 1536 से लेकर 1572 तक का। ठीक है, तो ये बात हो गई सांगा के पुत्रों की। अब हम बात करेंगे कि सांगा के समकालीन शासक कौन कौन से थे। ठीक है, जब सांगा शासक बना तो इसके समय दूसरी जगहों पर यानी कि अन्य स्थानों पर कौन कौन शासक थे उनको भी थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर देखा जाए दिल्ली में जब सांगा शासक बना तो दिल्ली में कौन सुल्तान था? तो सांगा के शासनकाल में दिल्ली में 3 सुल्तान आ गए। दिल्ली में जो पहला सांगा के शासनकाल में था वो सुल्तान था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी का शासनकाल 489 से 1517 तक था। सेकंड नंबर अगर हम देखें तो यहां पर आ गया था इब्राहिम लोदी दिल्ली में, इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1517 से लेकर 1526 तक। और तीसरे अगर शासक की बात की जाए दिल्ली में तो तीसरा जो शासक सांगा के शासनकाल में आया वो था बाबर। और बाबर दिल्ली में रहा 1526 से लेकर 1530 तक। 30 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गए दिल्ली के। अब अगर हम बात करें कि मालवा में कौन कौन थे तो मालवा में आपको ध्यान रखना है नंबर 1 नासिरुद्दीन महमूद या नासिरुद्दीन खिलजी। ठीक है, और सेकंड नंबर आपको मालवा में ध्यान रखना है जो सांगा का समकालीन था वो था महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड। फर्स्ट वाला जो था वो कुंभा के टाइम में था, ये महमूद खिलजी सेकंड है। अगर गुजरात के शासकों की बात करें तो गुजरात में इसके सांगा के समकालीन शासक थे महमूद बेगड़ा। ठीक है, और मुजफ्फर खां। मुजफ्फर खां, एक इसमें बहादुर शाह भी आएगा जो दूसरे साके का कारण बनेगा। विक्रमादित्य के समय मेवाड़ का दूसरा साका होगा, लेकिन वो सांगा का समकालीन नहीं था, इसलिए मैं उसको यहां पर मेंशन नहीं कर रहा हूं। बहादुर शाह की बात हम
बाद में जब विक्रमादित्य को पढ़ेंगे तब करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए सांगा के समकालीन शासक। अब हम पढ़ेंगे कि दिल्ली का जो इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी से सांगा का संघर्ष चला था, तो उस संघर्ष के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी एवं सांगा का संघर्ष, सांगा का संघर्ष। देखो, इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच में दो युद्ध हुए। ठीक है, पहला युद्ध जो हुआ है वो हुआ खातोली का युद्ध, खातोली का युद्ध। और ये युद्ध कहां हुआ है? 1517 में हुआ है और कोटा बूंदी में हुआ है, कोटा बूंदी में। ठीक है, अब इस युद्ध में सांगा का बेटा भोजराज मारा गया, मीराबाई विधवा हो गई। ठीक है, और इस युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी खुद नहीं आया था, इब्राहिम लोदी ने अपना सेनापति भेजा था जिसका नाम था मियां मक्कन। ठीक है, तो सांगा ने मियां मक्कन को पराजित किया। इस युद्ध में सांगा की एक पैर भी कट जाता है। ठीक है, तो मियां मक्कन को इसने पराजित किया। मियां मक्कन कौन था? तो इब्राहिम लोदी का सेनापति था। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा संघर्ष हुआ है इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच में, वो हुआ है बाड़ी का युद्ध, बाड़ी का युद्ध। और बाड़ी का युद्ध जस्ट एक साल बाद 1518 में हुआ है। बाड़ी कहां पड़ता है? तो धौलपुर में पड़ता है। ठीक है, इस युद्ध में राणा सांगा पुनः इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित करता है। अब की बार इब्राहिम लोदी मियां मक्कन के साथ एक व्यक्ति और भेजता है, मियां हुसैन को। ठीक है, तो सांगा इस युद्ध में मियां मक्कन प्लस मियां हुसैन दोनों को पराजित करता है। ठीक है, तो ये था इब्राहिम लोदी और सांगा का संघर्ष। दो युद्ध हुए हैं, ये दोनों युद्ध आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे राणा सांगा का मालवा से संघर्ष। ठीक है, तो अगली हेडिंग हो जाएगी मालवा एवं सांगा का संघर्ष। ठीक है, इसका रीजन क्या था, इसका कारण क्या था? तो देखो, इसका कारण ये था कि मालवा का जो शासक था, मालवा का शासक वो था महमूद खिलजी सेकंड, महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड का एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था मेदिनी राय, मेदिनी राय। ठीक है, महमूद खिलजी मेदिनी राय पर शक करता था कि मेदिनी राय जो है ये मालवा के विरुद्ध काम कर रहा है। ठीक है, मेदिनी राय से चिढ़ता था क्योंकि मेदिनी राय की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी मालवा के अंदर। तो इससे महमूद खिलजी को जलन हुई और वो मेदिनी राय को मालवा से निष्कासित कर देता है। वो कहता है कि भाई जाओ यहां से, मालवा से बाहर कर देता है मेदिनी राय को। तो मेदिनी राय ऐसी स्थिति में सांगा से शरण मांगता है, राणा सांगा के पास पहुंच गया। राणा सांगा मेदिनी राय को न केवल शरण देता है बल्कि मेदिनी राय को गागरोन की जागीर भी प्रदान कर देता है। ठीक है, गागरोन जो है ये पड़ता है झालावाड़ में और ये मालवा और मेवाड़ की सीमा पर पड़ता है। ठीक है, अब अगर आपकी सीमा यानी कि ये महमूद खिलजी है, अब ये महमूद खिलजी की सीमा है मालवा। ठीक है, यहां है गागरोन और यहां पर है मेवाड़। तो अगर आपकी सीमा के ऊपर कोई आपके दुश्मन को बैठा दे तो आपको युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो इससे महमूद खिलजी नाराज हो गया और वो सांगा से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। तो इसी कारण सांगा के बीच और महमूद खिलजी के बीच में 1519 में गागरोन का युद्ध होता है।
गागरोन का युद्ध हो रहा है। तो मालवा और सांगा संघर्ष में कौन सा युद्ध हो रहा है? गागरोन का युद्ध हो रहा है। और इस गागरोन के युद्ध में राणा सांगा महमूद खिलजी को बुरी तरह पराजित करता है, मालवा पर अधिकार कर लेता है और महमूद खिलजी को बंदी बना लेता है। लेकिन कुछ समय बाद राणा सांगा महमूद खिलजी को स्वतंत्र कर देता है और आधा मालवा उसे वापस लौटा देता है। ठीक है, तो मालवा मेवाड़ संघर्ष पर यहीं पर विराम लग जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे राणा सांगा का बाबर से संघर्ष। तो नेक्स्ट है बाबर सांगा संघर्ष। भाई बाबर और सांगा का संघर्ष क्यों हुआ? इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। तो देखो, इसका रीजन जो है वो बाबर के द्वारा दिया गया है। इसका जो रीजन है वो बाबर के द्वारा दिया गया है। बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी, या इसको बाबरी नामा भी कहा जाता है। तुर्की भाषा में है ये, और इसका राइटर बाबर खुद है, तुर्की भाषा में है। तो बाबर इसमें यह कहता है कि राणा सांगा ने मुझे दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए पत्र लिखकर आमंत्रित किया था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत की लड़ाई होती है 1526 में। ठीक है, तो बाबर ये कहता है कि सांगा ने मुझे आमंत्रित किया इब्राहिम लोदी पर हमला करने के लिए, लेकिन पानीपत की लड़ाई में मेरी सहायता न करके उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। ठीक है, तो इसका कारण बाबर क्या दे रहा है कि पानीपत की लड़ाई में बाबर का साथ न देना। ठीक है, कि भाई मेरे को बुला लिया लेकिन मेरा साथ नहीं दे रहा है। तो ये इसके द्वारा कारण दिया गया बाबर के द्वारा। लेकिन इतिहासकार इस कारण को सही नहीं मानते हैं, क्योंकि राणा सांगा को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर की जरूरत नहीं थी। राणा सांगा पहले भी 2 बार इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित कर चुका था। जस्ट हमने अभी पढ़ा, एक तो खातोली के युद्ध में और दूसरा बाड़ी वाले युद्ध में। 2 बार उसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो उसे बाबर की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बाबर के द्वारा यह कारण दिया गया। ठीक है, अब देखो दिल्ली में आकर बैठ गया। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और मार डाला। और अब दिल्ली के गद्दी पर कौन आ गया? बाबर आ गया। ठीक है, अब बाबर और राणा सांगा की सीमाएं आपस में टकराने लगी। दोनों महत्वाकांक्षी शासक थे, इसलिए दोनों के बीच में 2 बार युद्ध हुआ। तो देखो, पहला जो युद्ध हुआ इनके बीच में वो हुआ बयाना का युद्ध। पहला युद्ध हुआ बयाना का युद्ध। बयाना पड़ता है भरतपुर में। और बयाना के युद्ध की आपको डेट याद रखनी है। इसकी जो डेट है वो है 16 फरवरी 1527। बयाना का युद्ध हुआ। बयाना के किले में राणा सांगा ने बाबर की सेना को घेर लिया और बाबर का जो इसमें सेनापति था वो था सगर खां। तो राणा सांगा की सेना ने सगर खां को पराजित कर दिया। सगर खां भागकर आगरा आ गया बाबर के पास, और यही सांगा की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि सांगा जो है वो बाबर को तैयारी करने के लिए एक महीने का समय दे देता है, जो सांगा की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। देखो, ये जो बयाना का युद्ध है ये हुआ है 16 फरवरी 1527 को, और आगे हम खानवा का युद्ध पढ़ेंगे। तो खानवा का युद्ध जस्ट 1 महीने 1 दिन बाद 17 मार्च 1527 को हुआ है। यानी कि 1 महीने का समय राणा सांगा बाबर को तैयारियों के लिए दे देता है। यही राणा सांगा पर भारी पड़ता है। ठीक है, अब बात उठती है कि बाबर ने क्या तैयारी करी और राणा सांगा ने खानवा के युद्ध के लिए क्या तैयारियां करी। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं बाबर की तैयारियां। बाबर की तैयारियां, तो देखो बाबर ने क्या क्या तैयारियां की। तो पहली तैयारी जो उसने करी वो करी तांत्रिक मोहम्मद शरीफ की हत्या। तांत्रिक मोहम्मद शरीफ की हत्या कर दी साहब।
अब ये मोहम्मद शरीफ कौन था? तो ये ज्योतिष था, ये लोगों का भविष्य बताता था। ठीक है, अब देखो बयाना के युद्ध में बाबर की सेना सांगा से हार चुकी थी, उनका मनोबल टूट चुका था। तो बाबर मोहम्मद शरीफ से पूछता है कि अगर मैं सांगा से युद्ध करता हूं तो इस युद्ध का क्या परिणाम होगा? मोहम्मद शरीफ कहता है कि इस युद्ध में 101% बाबर की हार होगी। बाबर इतना सुनता है, मोहम्मद शरीफ की पीछे से कॉलर पकड़ता है और इसको उठाकर ले जाकर पहाड़ से नीचे धक्का दे देता है और अपनी जो सेना है उसके सामने यह संदेश देता है कि जिसे खुद के भविष्य का नहीं पता वो दूसरों के भविष्य क्या बताएगा। यानी कि सबसे पहले वो अफवाहों पर रोक लगाता है। ठीक है, सेना में जो भी अफवाहें फैल रही है उस पर रोक लगाता है और उसके लिए सबसे पहले वो मोहम्मद शरीफ की हत्या कर देता है। देखो बाबर जो था बहुत ताकतवर था, इतिहास में बाबर की ताकत का जिक्र किया हुआ है। बाबर जो है 200-200 मील घोड़े पर बैठ के चला जाता था, उसको कुछ थकान नहीं होती थी। ठीक है, 2 आदमियों को 6-6 फुट के 2 आदमियों को एक इधर दबाकर मतलब 2 ईंटों की दीवार पर चल सकता था वो, तो काफी ताकतवर था बाबर। तो तांत्रिक मोहम्मद शरीफ की हत्या कर दी, पहला काम इसने ये किया। दूसरा काम इसने क्या किया कि तमगा कर समाप्त कर दिया, तमगा कर समाप्त कर दिया। अब ये तमगा कर क्या होता है? तो देखो अगर कोई सैनिक युद्ध करने जा रहा है और युद्ध में उसको कुछ भी लूट मिलती है, मान लो उसने धन दौलत लूटी या घोड़े लूट लिए, तो जो भी उसने लूट की उस लूट में से कुछ हिस्सा उसे अपने बादशाह को देना पड़ता है। इसी को कहा जाता था तमगा कर। तो बाबर ने तमगा कर समाप्त कर दिया। बाबर ने कहा जो जो लूट सकता है वो लूटो। ठीक है, तो तमगा कर को समाप्त कर दिया। नंबर 3, बाबर ने कहा कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, शराब पीने का मना कर दिया, भाई कभी शराब नहीं पीऊंगा, दाढ़ी नहीं काटूंगा और इसने बाबर ने इसे जिहाद का नाम दिया, जिहाद का नारा दिया। ये सब बाबर की तैयारियां हैं। बाबर ने इसे इस युद्ध को जिहाद का नारा दिया। बाबर ने कहा कि भाई ये मेरा लड़ाई नहीं है, तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये धर्म की लड़ाई है, ये जिहाद है। तो बाबर ने जिहाद का नारा दिया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि बाबर ने इस युद्ध में तुलुगामा पद्धति का यूज किया। तुलुगामा पद्धति, तो तुलुगामा पद्धति क्या है? सैन्य विन्यास की पद्धति है, सैन्य विन्यास पद्धति। विन्यास का मतलब होता है सजाना, सेना को सजाना, सैन्य विन्यास की पद्धति है। इसमें देखो क्या है कि मान लो ये दुश्मन की सेना है, ठीक है, यहां पर दुश्मन की सेना खड़ी है, तो इस दुश्मन की सेना को 3 तरफ से आकर घेर लिया जाता था। पहले तो सामने से युद्ध होता था, फिर अचानक 2 तरफ से हमला किया जाता था बहुत तेज गति से, तो इससे दुश्मन की सेना घिर जाती थी। यानी कि दुश्मन की सेना को 3 तरफ से घेर कर हमला करना ही क्या कहलाता है? तुलुगामा पद्धति कहलाता है। ठीक है, तो राणा सांगा से युद्ध जीतने का जो मेन एक रीजन था वो एक ये तुलुगामा पद्धति भी बाबर की थी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि बाबर ने एक काम और किया, इसने युद्ध में रूमी विधि या उस्मानी विधि का प्रयोग किया। अब ये रूमी विधि या उस्मानी विधि क्या है? तो ये तोप विन्यास की पद्धति है, तोप विन्यास पद्धति। तोप विन्यास पद्धति, विन्यास का मतलब सजाना, तोपों को सजाने की एक पद्धति है। ठीक है, राणा सांगा की खानवा के युद्ध में हार की एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि बाबर के पास तोपखाना था और राणा सांगा के पास में तोपखाना नहीं था। ठीक है, तो रूमी या उस्मानी विधि का प्रयोग भी बाबर ने इस युद्ध में किया था। ठीक है, यहीं पर आप ध्यान रख लो कि बाबर के जो तोपखाना था उस तोपखाना के प्रमुख कौन थे, वो भी पूछा जा सकता है कि बाबर के प्रमुख तोपची कौन कौन थे। तो आपको 2 व्यक्तियों का नाम याद रखना है, अली और मुस्तफा का। ये 2 व्यक्ति हैं, अली अलग है, मुस्तफा अलग है। तो बाबर के प्रमुख तोपची हो गए अली और मुस्तफा। ये तो हो गई बाबर की तैयारियां। अब अगर हम बात करें कि सांगा ने क्या तैयारियां की, तो सांगा ने पाती पेरवन किया। ठीक है, सांगा ने क्या किया? पाती पेरवन, यानी कि पत्र लिखे, राजपूत शासकों को पत्र लिखे
और बाबर के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान के जितने भी राजपूताना के शासक थे सबको बाबर ने सांगा ने पत्र लिखे। ठीक है, और देखो राजपूत शासक जो है इसमें शामिल भी हुए, जैसे बीकानेर से कल्याणमल गए खानवा के युद्ध में। अगर हम बात करें मारवाड़ से गांगा, राव गांगा और मालदेव राठौड़ ये भी गए। ठीक है, इधर से पृथ्वीराज कछवाहा ये भी इस युद्ध में शामिल हुए। रायसीना से सहलजी तंवर ये भी शामिल होने आ रहे थे, लेकिन ये शामिल नहीं हुए, इन्होंने राणा सांगा को धोखा दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि खानवा के युद्ध में कौन धोखा दे रहा है, तो रायसीना का सहलजी तंवर, ये युद्ध भूमि में सेना लेकर पहुंचा ही नहीं, बीच में ही रुका रह गया। ठीक है, तो ये प्रमुख जो शासक है ये राणा सांगा की तरफ से खानवा के युद्ध में शामिल हुए। अब बाबर यहां पर एक अपनी बात कहता है, बाबर ने तुजुके बाबरी लिखी। तुजुके बाबरी में बाबर कहता है कि सांगा का जो मुल्क है ये बहुत बड़ा है, इसका जो मुल्क है वो 10 करोड़ आमदनी का है, यानी कि इसके मुल्क से 10 करोड़ की आमदनी होती है। सांगा की सेना में 1 लाख सवार थे, सांगा की सेना में 7 राजा थे, 9 राव थे और 104 सरदार थे, यानी कि इतनी लंबी चौड़ी सांगा की सेना थी। ठीक है, ये कौन कह रहा है, ये बाबर कह रहा है अपनी आत्मकथा बाबरी नामा में। ठीक है, अब हम चलते हैं खानवा के युद्ध में। तो पहला बयाना का युद्ध हुआ था, वो तो राणा सांगा ने जीत लिया था, लेकिन अब इनके बीच में जाकर मेन युद्ध होगा जिसका नाम है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, बयाना का युद्ध 16 फरवरी को हुआ है, खानवा का युद्ध जस्ट 1 महीने 1 दिन बाद, यानी कि 17 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ है। ठीक है, अब इस खानवा के युद्ध में सांगा का सेनापति कौन था, तो इस युद्ध में सांगा का जो सेनापति था वो था हसन खां मेवाती, और ये अलवर का था। ठीक है, अफगान मूल का था वैसे तो, लेकिन रहता अलवर में था। हसन खां मेवाती ये इसका सांगा का सेनापति था। अब देखो इस युद्ध के अंदर सांगा जो है वो हाथी पर चढ़कर लड़ाई करने के लिए आया। अब कहीं से एक तीर आता है, वो तीर आकर सांगा को लग जाता है, सांगा वहीं पर मूर्छित हो जाता है, घायल हो जाता है। तो घायल सांगा को खानवा की युद्ध भूमि से निकालने वाले 2 व्यक्तियों को आपको ध्यान रखना है, एक तो पृथ्वीराज कछवाहा ईडर वाला और दूसरा मालदेव राठौड़ मारवाल वाले। ये दोनों क्या करते हैं, घायल सांगा को युद्ध भूमि से हटाते हैं। अब सांगा को क्या होता है, तीर लग गया, सांगा घायल हो गया, तो घायल सांगा को मालदेव राठौड़ और पृथ्वीराज कछवाहा, ये पूछा जा सकता है भैया कौन उठा के ले गए। ये घायल सांगा को युद्ध भूमि से ले जाते हैं और ये सांगा को लेकर पहुंच जाते हैं बसवा पड़ता है दौसा में, तो ये घायल सांगा को खानवा से लेकर बसवा दौसा आ गए। अब दौसा के अंदर सांगा का इलाज होने लगता है, सांगा कुछ ठीक होने लगता है। लेकिन इधर युद्ध भूमि में देखो, जब सांगा मूर्छित हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, तो जब राजा ही नहीं रहेगा तो सेना कैसे युद्ध करेगी। तो ऐसी स्थिति में सांगा का जो राज चिन्ह है वो झाला अजा के द्वारा धारण किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सांगा का जो राज चिन्ह है वो किसने धारण किया, तो झाला अजा ने धारण किया, और झाला अजा जो है इस खानवा के युद्ध में मारे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सांगा के घायल होने के बाद उसके राज चिन्ह को कौन धारण कर रहा है। ठीक है,
तो ये घायल सांगा को बसवा दौसा लेकर पहुंच गए। सांगा ने कसम खाई कि मैं जब तक बाबर को हरा नहीं लूंगा तब तक मैं चित्तौड़ में वापस से कदम नहीं रखूंगा। तो इससे जो बाकी के राजपूत सरदार थे वो नाराज हो गए। वो कहे यार अब कौन बाबर से बार बार लड़ेगा, वो लड़ाई कर करके थक चुके थे। तो इसलिए जो राजपूत सरदार हैं वो सांगा को जहर दे देते हैं, ठीक है। और इस जहर से 30 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु हो जाती है। और सांगा की मृत्यु कहां हो रही है वो स्थान भी आपको ध्यान में रखना है। सांगा की मृत्यु हो रही है कालपी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो सांगा की मृत्यु कब हुई है? 1528 में कालपी में जहर देने के कारण सांगा की मृत्यु हो जाती है। सांगा की अगर हम छतरी की बात करें तो सांगा की छतरी जो है वो है बसवा में। बसवा पड़ता है दौसा में, तो सांगा की छतरी तो है बसवा में। और सांगा की अगर समाधि की बात की जाए कि सांगा की समाधि कहां है, तो सांगा की समाधि है मांडलगढ़ में, ठीक है। तो ये सारी कहानी हो गई महाराणा सांगा की। सांगा की मृत्यु के बाद में जो नेक्स्ट शासक इस वंश में आ रहा है वो आ रहा है राणा रतन सिंह या रतन सिंह सेकेंड। कोई इंपॉर्टेंट शासक नहीं था, बस इसके बारे में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि राणा रतन सिंह का शासनकाल है 1528 से लेकर 1531 तक। इसके जो पिता हैं वो है सांगा, माता है इसकी धनबाई, ठीक है। और सुरजन हांडा के साथ शिकार उत्सव में मारे गए, ठीक है। सुरजन हांडा के साथ में शिकार उत्सव खेल रहे थे और उस दौरान इसकी मृत्यु हो गई। तो बस इतनी सी कहानी किसकी है? राजा रतन सिंह की। इसके अलावा रतन सिंह में से कोई क्वेश्चन नहीं बनने का कोई चांस नहीं है। अब रतन सिंह की मृत्यु हुई तो नेक्स्ट शासक आ गया राणा विक्रमादित्य, ठीक है। नेक्स्ट शासक आ गया विक्रमादित्य। विक्रमादित्य देखो अल्पायु में शासक बना, अल्पायु में शासक बना। पिता तो सेम इसके सांगा ही है, माता इसकी जो है वो है कर्मावती या कर्णावती, ठीक है। तो माता के संरक्षण में ये शासक बनता है विक्रमादित्य। लेकिन विक्रमादित्य के समय गुजरात के शासक बहादुर शाह का 2 बार आक्रमण होता है मेवाड़ पर, ठीक है। तो इसके समय 2 बार गुजरात के बहादुर शाह का चित्तौड़ पर आक्रमण, चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ। देखो पहला आक्रमण जो हुआ वो हुआ 1533 में। 1533 में जब पहली बार बहादुर शाह ने आक्रमण किया तो रानी कर्मावती या कर्णावती ने रणथंभौर दुर्ग देकर इसे वापस लौटा दिया, ठीक है। रानी कर्णावती ने कहा अरे भाई रणथंभौर का दुर्ग लो और वापस जाओ। तो बहादुर शाह जो है वो रणथंभौर का दुर्ग लेकर वापस आ जाता है। दूसरी बार बहादुर शाह फिर हमला करने के लिए आता है और वो आता है 1534 के अंदर। और इसी समय जो मेवाड़ है, मेवाड़ का दूसरा शाखा होता है, ठीक है। तो चित्तौड़ का दूसरा शाखा, चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा है वो हो रहा है 1534-35 में। इसमें आक्रमणकारी कौन है? तो इसमें आक्रमणकारी है बहादुर शाह, गुजरात का शासक है, ठीक है। ये हमला करने के लिए आता है चित्तौड़ के ऊपर। तो रानी कर्मावती या कर्णावती जो है वो मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजती है और राखी भेजकर उससे सहायता मांगती है, लेकिन हुमायूं नहीं आता है सहायता करने के लिए, ठीक है। हुमायूं सहायता करने के लिए नहीं पहुंचता है। तो ऐसी स्थिति में जो रानी कर्मावती या कर्णावती है ये तो जोहर कर लेती है और रावत
बाघ सिंह, ये कौन है? सेनापति, ये केसरिया कर लेते हैं। ठीक है, बहादुर शाह जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में घुसता है, लूटपाट शुरू करता है, लेकिन इधर से हुमायूं पहुंच जाता है गुजरात, और गुजरात पर हुमायूं आक्रमण कर देता है। तो बहादुर शाह जो है वो चित्तौड़ को छोड़ता है और गुजरात की तरफ वापस से लौट जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब ये जो विक्रमादित्य है, इस विक्रमादित्य की हत्या 1536 में दासी पुत्र बनवीर कर देता है। ठीक है, दासी पुत्र बनवीर जो है वो क्या करेगा, 1536 के अंदर जो छोटा है विक्रमादित्य उसकी हत्या कर देता है और चित्तौड़ के ऊपर कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी हो गई विक्रमादित्य की। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बनवीर की। बनवीर, ठीक है, तो बनवीर जो है 1536 से लेकर 1540 तक चित्तौड़ के ऊपर बैठा रहा। ठीक है, 1536 में ये विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और ये उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता है, लेकिन पन्नाधाय अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लेती है। ठीक है, उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ दुर्ग से निकालकर कुंभलगढ़ भेज दिया जाता है। कुंभलगढ़, वो पूरी कहानी आपने पढ़ी होगी, पत्तों में ढककर वो सब, उसमें हमको नहीं पढ़ना, हमको बस इतना ध्यान रखना है कि उदय सिंह को कहां भेजा गया, बचाने के लिए कुंभलगढ़ भेजा गया। और कुंभलगढ़ में आशा देवपुरा ने उदय सिंह का ध्यान रखा, उदय सिंह का संरक्षक बन गया। ठीक है, तो बनवीर के बारे में अगर बात की जाए, 1536 से 40 तक ये चित्तौड़ पर काबिज रहा। बनवीर के निर्माण आपको ध्यान रखने हैं, बनवीर ने क्या निर्माण करवाए। तो बनवीर ने देखो, एक तो चित्तौड़ में नवलखा महल बनवाए, नवलखा महल बनवाया चित्तौड़ में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। और दूसरा इसने तुलजा भवानी मंदिर बनवाया, तुलजा भवानी मंदिर बनवाया। ये कहां पर निर्माण करवा रहा है? चित्तौड़ में निर्माण करवा रहा है। तुलजा भवानी कौन है? तो शिवाजी है ना मराठे, शिवाजी की कुल देवी है तुलजा भवानी। तो इन तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण बनवीर के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बनवीर की कहानी है। बनवीर की माता का नाम आप याद रख लेना, पुतल दे, और इसकी माता कौन थी? दासी थी। ठीक है, इसकी माता का नाम है पुतल दे। 1540 में उदय सिंह बनवीर को हराता है और पुनः चित्तौड़ पर अधिकार करता है। ठीक है, तो अब हम सीधी हेडिंग लगाते हैं यहां पर उदय सिंह की। बनवीर के निर्माण ध्यान रखना भाई, बनवीर के निर्माण में से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है उदय सिंह। ठीक है, तो बनवीर से बचाने के लिए उदय सिंह को कुंभलगढ़ भेज दिया जाता है, कुंभलगढ़ भेजा गया। और कुंभलगढ़ में आशा देवपुरा इसका उदय सिंह का संरक्षक बन जाता है। ठीक है, 1540 में उदय सिंह मालदेव राठौड़, जोधपुर वाला मालदेव राठौड़ की सहायता से मावली के युद्ध में, मावली के युद्ध में बनवीर को हराता है, बनवीर को हराकर चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करता है। ठीक है, तो मावली के युद्ध में 1540 में बनवीर को हराता है। ठीक है, अब मालदेव राठौड़ ने उदय सिंह की सहायता की, इसीलिए उदय सिंह मालदेव राठौड़ को एक बसंत राय नाम का हाथी गिफ्ट देता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, तो इसका भी ध्यान रखना कि मालदेव राठौड़ को बसंत राय नाम का हाथी कौन दे रहा है? उदय सिंह दे रहा है। ठीक है, अब ये जो उदय सिंह है इसका विवाह अखेराज
सोनगरा की पुत्री जयावंता बाई से हुआ। जयावंता बाई से हुआ। और इसी जयावंता बाई से ही एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसे हम कहते हैं महाराणा प्रताप। तो इनसे ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसमें एक छोटा महल है कटारगढ़, और कटारगढ़ दुर्ग के अंदर भी बादल महल के अंदर इसका जन्म हुआ है महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को। ठीक है। अब देखिए जो मेवाड़ का तीसरा साका है, दूसरा साका जस्ट अभी हमने पढ़ा था विक्रमादित्य के टाइम हुआ था। पहला साका 1303 में हुआ रावल रतन सिंह के समय, दूसरा साका हुआ विक्रमादित्य के समय, और जो तीसरा साका हो रहा है मेवाड़ का वो हो रहा है उदय सिंह के समय। ठीक है। तो अब हम सीधी बात करते हैं तीसरे साके की। उदय सिंह ही चल रहा है। ठीक है। मेवाड़ का तीसरा साका, मेवाड़ का जो तीसरा साका है ये हुआ है 1568 में। ठीक है। 1568 में आक्रमणकारी कौन है? तो इसमें आक्रमणकारी है अकबर, मुगल बादशाह अकबर आक्रमणकारी है। कारण भाई चित्तौड़ पर क्यों हमला कर रहा है अकबर, इसका कुछ रीजन तो होगा ना। तो इसका रीजन ये है कि उदय सिंह ने मालवा के बाज बहादुर को शरण दे दी। ठीक है। बाज बहादुर की अकबर से शत्रुता थी। अब बाज बहादुर और अकबर की स्टोरी में हम नहीं जाएंगे। ठीक है। बाज बहादुर की अकबर से शत्रुता थी और बाज बहादुर ने शरण मांगी उदय सिंह से, उदय सिंह ने बाज बहादुर को शरण दे दी। इससे अकबर नाराज हो गया और उसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर हमला कर दिया। ठीक है। अब देखो इस युद्ध के अंदर उदय सिंह खुद नहीं लड़ता है। उदय सिंह चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो भार है वो 3 व्यक्तियों पर सौंप देता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भार जयमल, पत्ता और कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़, इन 3 व्यक्तियों पर सौंप देता है और खुद चला जाता है गिरवा पहाड़ी यानी कि उदयपुर में निकल जाता है, पहाड़ों में निकल जाता है। ठीक है। तो उदय सिंह खुद यहां पर लड़ाई नहीं कर रहा है। अकबर एक संग्राम नाम की बंदूक होती है, संग्राम बंदूक, संग्राम बंदूक से जयमल के पैर पर गोली मार देता है। जयमल इसमें घायल हो जाता है। ठीक है। जयमल जब घायल हो जाता है तो जयमल कल्लाजी राठौड़ के ऊपर बैठकर युद्ध करने लगता है। ये कल्लाजी राठौड़ उसके ऊपर जयमल बैठ गया और तलवारें हाथ में लेकर युद्ध करने लगा। ठीक है। तो इसीलिए कल्लाजी राठौड़ जो है वो 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। ठीक है। पत्ता भी मिलता है और पत्ता भी यहां पर आपको नाम देखने को मिलता है, जयमल या पत्ता या पत्ता आपको देखने को मिलेगा नाम। ठीक है। तो संग्राम नामक बंदूक से अकबर जयमल को घायल कर देता है। जयमल कल्लाजी राठौड़ के ऊपर चढ़कर युद्ध करने लगता है और फाइनली इस युद्ध में जाकर जयमल भी मारा जाता है, पत्ता भी मारा जाता है और कल्लाजी राठौड़ भी मारा जाता है। ठीक है। और पत्ता की जो रानी है जिसका नाम है फूल कंवरी, फूल कंवरी, वो जोहर कर लेती है। ठीक है। तो पत्ता की जो पत्नी है फूल कंवरी वो जोहर कर लेती है। लेकिन इस युद्ध में जयमल और पत्ता बहुत ही खतरनाक तरीके से मतलब लड़ाई करते हैं। तो इससे अकबर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अकबर जयमल और पत्ता की जो गजारूढ़ प्रतिमा है, गजारूढ़ प्रतिमा है मतलब हाथियों पर बैठी हुई प्रतिमा, वो जाकर लगवाता है आगरा के किले के अंदर। ठीक है। तो आगरा के किले के अंदर किन 2 वीर योद्धाओं की गजारूढ़ प्रतिमाएं हैं? तो आपको ध्यान रखना है जयमल और पत्ता की। ठीक है। अकबर किले पर अधिकार कर लेता है
और कत्लेआम का आदेश देता है। 30,000 से ज्यादा राजपूत हिंदू महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को काट दिया जाता है। जो ये जो चीज है वो अकबर के जीवन पर एक दाग है। ठीक है, तो इस तरह से चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर अकबर का अधिकार हो जाता है। ये कहानी आपको ध्यान रखनी है कि मेवाड़ का तीसरा साका है, इसकी कहानी है। जयमल, फत्ता, कल्लाजी राठौड़, इन सबको आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम उदय सिंह की बात करें तो उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर बसाया। ठीक है, और उदय सागर झील बनवाई। 59 में ही बनवाई है, उदय सागर झील बनवाई। ठीक है, 1572 में गोगुंदा में 1572 में गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। और उदय सिंह की मृत्यु होने के बाद में जो नेक्स्ट शासक आता है इस वंश में, वो आते हैं महाराणा प्रताप। ठीक है, तो आपको यहां तक की कहानी याद रखनी है। इसके अलावा उदय सिंह में से एक बात आपको और ध्यान रख लेना कि कर्नल जेम्स टोड एक बात कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड जो है वो उदय सिंह के बारे में एक बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर सांगा और प्रताप के बीच में यदि उदय सिंह नहीं आते तो मेवाड़ का भविष्य और ज्यादा उज्जवल होता। ठीक है, तो ये बात कौन कह रहा है? कर्नल टोड कह रहे हैं कि सांगा और प्रताप के बीच में अगर उदय सिंह नहीं आता तो मेवाड़ का भविष्य और ज्यादा उज्जवल होता। तो ये कहानी हो गई उदय सिंह तक की। नेक्स्ट क्लास में हम प्रताप और उसके आगे के शासक लेंगे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा, पूरा कहानी समझ में आया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए और सफलता के पथ पर यूं ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।